नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए रीजनिंग का पार्ट नंबर 21 होगा। इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से साथियों हम जानेंगे और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आज के इस पार्ट में हमने शामिल किए हैं। जो कुछ अंतिम प्रश्न बचे हुए हैं आपके रीजनिंग से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। तो साथियों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। यूपी पुलिस परीक्षा में मात्र 10 दिन शेष हैं, तो अब आप लोग इस 10 दिनों में बहुत भयंकर मेहनत करेंगे, तबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त ऑफलाइन टेस्ट देने का प्रयास कीजिए ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे 12 नंबर प्रश्न में लिखा है किताब, पृष्ठ और पैराग्राफ, तथा 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से विषम आकृति क्या है। तो इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में शामिल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं हमेशा की तरह, अभी तक यदि लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए। लाइक करने की याद भूल जाएगी, मैं कभी भी बीच में नहीं कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। आप पढ़ने में, आपको क्लास अच्छी लगे, आपका पढ़ाई में मन लगे तो अवश्य इसको लाइक कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए। साथियों में सेशन शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो उनका अपडेट आपको मिलता रहे। और इसी के साथ साथ यदि आप PDF से पढ़ना चाहते हैं तो डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। सारी की सारी PDF इसी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दिया है, उसी के माध्यम से सीधे टेलीग्राम पर पहुँच सकते हैं। इसी के साथ आप लोग आज के पहले प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया है, बोला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आयुक्त विकल्प खोजें। बताइए दोस्तों, आपके पास कुछ सेकंड का समय है। जहां प्रश्न दोस्त अच्छे होंगे उनमें थोड़ा सा हम समय लेंगे, जहां पे कुछ आसान प्रश्न होंगे उनको हम जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे लिखा है जेड। देखो रेड कलर से ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। सबसे पहले लिखा है जेड, फिर लिखा है बी, उसके बाद में लिखा है एक्स और उसके बाद में लिखा है डी। दोस्त आप याद रखेंगे, इसको जो लिखा गया है वो आपका लिखा है ए, वाई, इसके बाद में सी और डब्ल्यू लिखा गया है। इसी प्रकार से हमें कोड बताना है क्यू का, आई का, टी और जी का, इसके साथ में कोड बताना है। तो एक बात याद रखना है साथियों, यहाँ पे जो क्रम है वो अपोजिट लेटर का दिया है। आज बॉय 6 दूध वाला, इवनिंग फूफा जी, ऐसे करके मैंने आपको ट्रिक याद करवाई थी जो अंग्रेजी वर्णमाला में अपोजिट लेटर होते हैं। कौन कौन से थे? आज, उसके बाद में कौन था? बॉय था, फिर क्या था? 6 था, फिर क्या था? दूध वाला था, फिर क्या था? इवनिंग था, फिर कौन मिले थे? फूफा जी मिले थे। फिर कहाँ गए थे हम लोग? GT रोड पे गए थे। फिर उसके आगे हाई स्कूल मिला था। फिर इंडियन रेलवे में जॉब लग करके हमने जैकलीन से शादी की थी। दोस्त उसके बाद कमला पसंद खाते ही हमें क्या हुआ? लव हो गया, और लव हो गया तो मन को भा गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? अपोजिट हैं। आज बॉय 6 दूध वाला, इवनिंग फूफा जी, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलीन फर्नांडिस और कमला पसंद लव तथा मन। तो इसी में याद रखेंगे क्यू का अपोजिट क्या होता है? याद रखेंगे दोस्त जे होता है। क्या होता है? जे। तो जे से जिस विकल्प की शुरुआत होगी वो सही है और वो विकल्प आप लोगों का होगा विकल्प नंबर सी। कौन सा? विकल्प नंबर सी होगा। देखो मैंने बताया है क्यू के साथ में कौन अपोजिट है? जे है, ठीक है। और टी के साथ में कौन है? GT रोड है। आई के साथ में कौन होगा भैया? इंडियन रेलवे होगा। देखो IR है, ठीक है, ये अपोजिट है। टी के साथ में GT रोड और जी के साथ में टी आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी है, सही है। अगला प्रश्न श्रृंखला का एक प्यारा सा प्रश्न है। कुछ आसान प्रश्न भी हैं, कुछ अच्छे प्रश्न भी हैं, तो आप इन सभी को अच्छे से देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 1 है, 2 है दोस्त, 4 है, इसके बाद में 7 है, फिर क्या है? 11 है, फिर दोस्त 16 है। आगे हमें बताना है क्या आएगा। तो एक आसान सा प्रश्न है। अगर देखेंगे दो अंकों के बीच में अंतर 1 का है। दोस्त पहली बार में जो अंतर है वो कितने का है? 1 का है। अगली बार में 2 का है, और आगे देखोगे 3 का है, और आगे देखोगे 4 का है, और आगे देखोगे 5 का है, तो अगली बार में 6 का हो जाएगा। जैसे ही 16 में आप 6 जोड़ोगे तो प्रश्न का उत्तर 22 आएगा। साथियों क्या आएगा? 22 हमें विकल्प नंबर सी में दिया है। ये एक आसान प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। दोस्त इस प्रश्न को समझिए। बोला गया है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी ये एक क्रम है आपके सामने, उसके बाद एक ये क्रम है, आगे ये क्रम है और आगे एक ये क्रम है।
और इस लास्ट वाले क्रम में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी चौथे नंबर का जो लेटर है वो गायब है। इसके स्थान पर बताना है कौन सा लेटर आएगा। दोस्त एक बात आपको समझनी है, यहाँ पर क्या समझना है, एक बात समझनी है दोस्त। सबसे पहले लिखा गया है W, X, Y और Z। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले W को सबसे लास्ट में ले जाएंगे। जब W को लास्ट में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, X, Y, Z और W हो जाएगा। अब दोस्तों शुरुआत के X को लास्ट में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Y, Z और W, X हो जाएगा। दोस्त बोलो, पहले हम W को लास्ट में ले गए, फिर हम X को लास्ट में ले गए। अब इसके बाद बचा हुआ Y, इसको लास्ट में ले जाएंगे। किसे ले जाएंगे, Y को। तो दोस्त आप यहाँ से पता करोगे Z, W, X और Y, क्या होगा, और Y। तो दोस्तों वही तो हमसे पूछा है, Z, W, X, Y। लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, आप कहोगे Y आएगा। दोस्त हर बार में हमने लेटरों की हेरा फेरी की है, याद रखेंगे, और 4 ही लेटर थे, क्रम से बनेंगे। आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। क्या होगा, विकल्प नंबर बी होगा। और ये एक अच्छा प्रश्न था, याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे प्रश्न आपका सादृश्यता से संबंधित है। अंग्रेजी की कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं। बोला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आयुक्त विकल्प को खोजें। लिखा गया है दोस्तों, सिस्मोलॉजी का संबंध अगर अर्थक्वेक से है तो जियोलॉजी का संबंध किससे होगा। भाई गौर से समझना है, सिस्मोलॉजी अर्थात अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक का मतलब है भूकंप विज्ञान। तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंप विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो जियोलॉजी के अंतर्गत किसका करेंगे, भाई याद रखेंगे, ये जूलॉजी नहीं लिखा है। ये क्या नहीं लिखा है, जूलॉजी। अगर आप इसको जीव विज्ञान समझेंगे तो ये गलत हो जाएगा। भाई अगर इसको आप लोग कहीं जीव विज्ञान समझने लगे, जूलॉजी समझने लगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या लिखा है, जियोलॉजी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी से, तो जियोलॉजी में आएगा पृथ्वी का अध्ययन। क्या आएगा दोस्त, पृथ्वी का अध्ययन आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो डबल क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहला ऑप्शन बनेगा, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आइए। अब इस प्रश्न को देखिए, बोला है जिस तरह संसद ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, उसी तरह कांग्रेस संबंधित है। तो भाई संसद जो है, ग्रेट ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसे संसद कहते हैं, और जो कांग्रेस है ये कहाँ की संसद है, तो प्यारे दोस्तों ये यूएसए की संसद है। कहाँ की है, यूएसए की संसद है। इसके अलावा एक और देश है प्रशांत महासागर का, उसकी भी संसद को हम कांग्रेस कहते हैं। अगर आप बता पाएँ तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यूएसए होगा। देखो यहाँ पर कोई पार्टी से नहीं है, पता चले आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की तरह लगाते, चलो इंडिया से संबंधित है। संसद का मतलब है पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट जो होती है वो ग्रेट ब्रिटेन में संसद कही जाती है। वहीं जो अमेरिका की पार्लियामेंट है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कांग्रेस। ठीक है, अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न एक और प्यारा सा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए। बोला गया है दोस्त आप लोगों से, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक समान है। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित एक रूप से समान है, अतः एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब आपके पास H है, F है दोस्त, U है, इसके बाद में P है और N है। तो क्या बोलोगे आप लोग, आप कहोगे दोस्त अन्य तो सभी व्यंजन है, जबकि U एक स्वर है। क्या है, U एक स्वर है, तो U इसका विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, U विषम हो जाएगा। अगर उस हिसाब से देखा जाए, स्थानीय मान से 8 पर H होता है, 6 पर F होता है, P 16 पर होता है, N 14 पर होता है। जब दोस्त आप देखोगे U को तो ये 21 पर होता है। ये एक विषम है। 2 प्रकार से, एक सम विषम में निकाल सकते हो, एक स्वर व्यंजन में निकाल सकते हो। तो हमेशा आपका जो उत्तर आएगा ऐसे प्रश्न का U आएगा। अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में बोला है शब्दों को लॉजिकल व्यवस्था, शब्दों की लॉजिकल व्यवस्था क्या है ये बताना है। लिखा गया है उपन्यास, दूसरे में लेखक, तीसरे में पुरस्कार, चौथे में विषय और 5वें में प्रकाशन। आपके अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्त मेरी बात को समझना है, अगर उपन्यास की बात होगी, यहाँ पर एक लिखने की प्रक्रिया से संबंधित है, उपन्यास के लिखने की बात हो रही है, तो इसके लिए सबसे पहला कौन आएगा, तो आप कहोगे सबसे पहले तो लेखक आएगा। भाई बोलो सबसे पहले कौन आ जाएगा दोस्त, सबसे पहले तो आपका लेखक आ जाएगा। और इसी प्रकार से लेखक क्या करेगा, एक विषय को तलाशेगा। किसे तलाशेगा, विषय को। और वो विषय कौन सा होगा, वो विषय आपका उपन्यास होगा। यानी सबसे पहले लेखक आएगा, फिर हमारा विषय तलाशेगा, और तीसरा विषय कौन सा, उपन्यास होगा। उपन्यास का प्रकाशन किया जाएगा, और जब प्रकाशन होगा अगर अच्छा हुआ तो उसको पुरस्कार भी मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो विकल्प नंबर 2 से होगी, और विकल्प नंबर 2 से शुरुआत केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में हो रही है। कहाँ पे हो रही है साथियों, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में हो रही, तो ये सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न किससे है, अगला प्रश्न आपका संबंधित है आपके क्रम व्यवस्था से, इसके साथ साथ में डायरेक्शन से
थोड़ा सा इसका अंतर दिया है। बोला है एक सभी पंक्ति में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है। एक पंक्ति में जितने भी व्यक्ति हैं उत्तर की ओर अभिमुख है। ए बी के बाएं से 10वां है। तो दोस्तों सभी एक बात याद रखेंगे, बाएं दिशा कौन सी होती है, मैंने कई बार बताया, एक बार फिर से सुन लो, ये वाली दिशा बाएं होती है, जबकि ये जो दिशा है ये कौन सी होती है, ये भाई दाएं होती है। ठीक है, तो बोला है बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर 10वें स्थान पर कौन है, ए है। तो मैं अगर बी को यहाँ रखता हूँ, इसके बाईं ओर, इसके बाईं ओर 10वें स्थान पर कौन आ जाएगा दोस्त, आप कहोगे ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, ए आ जाएगा। अब उसने बोला है जो एकदम दाहिनी, अब जो किसके लिए आता है, जस्ट पीछे वाले लेटर के लिए, मैंने कई बार बताया है, जस्ट जो के जस्ट पीछे लेटर कौन सा है, बी। तो जो एकदम दाहिना है, अर्थात ये पंक्ति में ये दाहिने ओर है, सबसे दाहिने ओर पंक्ति में कौन है, आप कहोगे ये बी है। भाई दाईं ओर कौन है सबसे पंक्ति में, बी है। बोला है ए के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। ए के बाईं ओर मतलब इस दिशा में कितने व्यक्ति हैं, 3। तो 1 2 3 व्यक्ति हैं। बोला है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या पूछा है दोस्त। क्या पूछा है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या। तो हमें ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में कितने लोग पता थे, आप कहोगे 8 थे। एक ए हो गया, एक बी हो गया, यानी टोटल मिला के 10 हो गए। वो सीधे 10 लिखे हुए, तो 8 को आप छोड़ दो। ए से बी तक कुल लोगों की संख्या 10 थी और 3 ए के बाईं ओर थे, तो टोटल व्यक्ति कितने आएंगे दोस्त, 13 आएंगे। कितने आएंगे, 13 आएंगे। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है। बोला गया एक विशेष कोड भाषा में एजुकेशन को ये लिखा जाता है, तो कंडक्ट का कोड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, एजुकेशन। साथियों कुछ इस प्रकार से EDU, उसके बाद में CATION, ये रहा एजुकेशन दोस्त। क्या रहा, ये हमारा एजुकेशन रहा। और एजुकेशन को लिखा जाता है यहाँ पर क्या, तो आपको लिखा जाता है 36 57 98 214 दोस्त। 36 57 98 और 7 में 214 ये लिखा गया है। कोड किसका बताना है, आप कहोगे कोड बताना है दोस्त कंडक्ट का। किसका बताना है सर, कंडक्ट का। CONDUCT, ये हो गया कंडक्ट। अब मेरी एक बात को समझना है, इसमें क्या है, इसमें आपको केवल और केवल अक्षरों के जिसके सामने जो अंक दिया है उसी को स्थापित करना है। जैसे हमने कहा ई के सामने 3 है, डी के सामने 6 है, यू के सामने 5 है, सी के सामने 7 है, फिर ए के सामने 9 है और टी के सामने 8 है, आई के सामने कितना है 2 है, ओ के सामने 1 है और एन के सामने 4 है। इस प्रकार से जो भी लेटर हैं इनके सामने प्रतिस्थापित कर दोगे आप लोग तो उत्तर आ जाएगा। जैसे हमने कहा सी के सामने हमने 7 को देखा तो 7 से प्रतिस्थापित करेंगे, तो विकल्प की शुरुआत हमेशा 7 से होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर विश्वास नहीं है तो लास्ट वाला चेक कर लो। भाई लास्ट में जो टी है वो कितने पर आता है, 8 पर। तो देखो शुरुआत भी 7 से हो रही है, अंत भी 8 से हो रहा है, बस इतना ही चेक करना है। एग्जाम में समय व्यर्थ नहीं करना, टीचर नहीं बनना, केवल सिलेक्शन लेना है दोस्त। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन में बोला गया है एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं। जो एक्स और वाई हैं वो जेड के बच्चे हैं। तो मैं जेड को अगर यहाँ पे बना दूँ तो इसके कितने बच्चे हैं, आप कहोगे 2। कौन कौन से, एक तो एक्स है, एक वाई है। हालांकि अभी किसी का जेंडर पता नहीं है। बोला है यदि जेड वाई की माँ है तो ये कौन है, ये माँ है किसकी दोस्त, वाई की। तो अभी हमें जेड का जेंडर पता चल गया। बोला है लेकिन एक्स जेड की बेटी नहीं है। दोस्त एक बात को समझना है, अगर उसने कहा कि जो एक्स है वो जेड की बेटी नहीं है, लेकिन हमें तो पता था एक्स वाई जेड के बच्चे थे। अगर एक्स बेटी नहीं है तो क्या बेटा बन जाएगा, आप बोलो। आप कहोगे हाँ बच्चे बनने हैं, एक बेटा बन जाएगा, तो दूसरी को हम बेटी बना देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि कंडीशन अभी नहीं दी है। बोला था यदि जेड वाई की माँ है तो जेड को मैंने वाई की माँ बनाया, और एक्स जेड की बेटी नहीं है तो क्या है भाई, बेटा है। बोला है जेड और एक्स के बीच में क्या संबंध है, तो क्या संबंध है दोस्त, एक माँ है, दूसरा क्या है दोस्त, दूसरा आपका पुत्र है। एक माँ है, दूसरा पुत्र है। साथियों उत्तर बनेगा माँ बेटा का। माँ बेटा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये आपका सही है। अब इसी के साथ अगले प्रश्न में आइए। बोला गया है पी उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। दोस्त पी नाम का बंदा है, उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, आप कहोगे 12 किलोमीटर। साथियों बोला है वह वहाँ से 8 मीटर दक्षिण में चलता है। यहाँ से अब ये बंदा वापस आया 8 मीटर। कितना आया, 8 मीटर। तो 8 मीटर में मान लेता हूँ यहाँ पे दक्षिण की ओर चलता है, 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है। दोस्त यहाँ से 3 मीटर, कितना, 3 मीटर समझना है, कितना चलता है, 3 मीटर। कहाँ चलता है, पूर्व की ओर चलता है। 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। दोस्त एक बात समझना है, प्रारंभ उसने यहाँ से किया था। अगर टोटल 12 दूरी थी, 8 चल गया वापस, तो ये कितनी बची, 4।
और यहाँ पे ये 3 है। तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा। ट्रिपलेट क्या होता है भैया, 3 4 5 का होता है। कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों आधार 3 है, स्क्वायर करेंगे 9, लंब 4 है, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 9 25, कर्ण का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो दिशा तो मेरे प्यारे भाई कौन सी है, दिशा तो आपकी अभी पता नहीं, लेकिन दूरी जो होगी वो हमें 5 पता चल गई। कितनी पता, पूछा है प्रारंभिक बिंदु से, अर्थात इस दिशा से ये कौन सी दिशा है बताओ। प्रारंभिक स्थान से अगर दिशा देखी जाए तो एक तो नॉर्थ है, एक तो दोस्तों नॉर्थ है, दूसरा कौन सा है ईस्ट, अर्थात नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा हमें मिलेगी ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 5 मीटर उत्तर पूर्व, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रिपलेट से पता चला कि 5 दूरी है और दिशा से पता चला कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न आपसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र किताब पृष्ठ और पैराग्राफ के बीच में संबंध दर्शाता है। तो एक बात दोस्त याद रखना है, अगर हम सबसे पहले किताब को बनाते हैं, किसको, अगर हम सबसे पहले किताब को बनाते हैं तो किताब के अंदर क्या होता है भैया, आप कहोगे पृष्ठ होता है। क्या होता है, किताब के अंदर पृष्ठ होता है और पृष्ठ के अंतर्गत ही पैराग्राफ होता है। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर होगा किताब के अंदर पृष्ठ होता है और पृष्ठ के अंतर्गत पैराग्राफ होता है। अगर किसी के मन में ऑप्शन नंबर बी चल रहा है तो ये गलत है। आप बना रहे हो किताब, कुछ पृष्ठ इसमें हो जाएंगे, कुछ पृष्ठ पैराग्राफ में हो जाएंगे। भाई उसने 3 शब्द दिए हैं, उनके अनुसार बनाने हैं, ठीक है, अलग से नहीं सोचना है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न में आपसे फिर से बोला गया है, बेन आरेख है, बोला गया है दिए गए चित्र का ध्यान पूर्वक देखिए, उस क्षेत्र को जानिए जो ऐसे बुद्धिमान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, बुद्धिमान को दर्शाता है, जो संयमी नहीं है। अर्थात बुद्धिमान तो हैं लेकिन संयमी नहीं है। संयमी के पार्ट में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर संयमी नहीं है तो ये पूरा का पूरा एरिया काट दो, संयमी वाला, संयमी का पूरा एरिया काट गया। परंतु शिक्षित हैं, अर्थात बुद्धिमान हैं, संयमी नहीं परंतु शिक्षित हैं। बुद्धिमान शिक्षित दोनों किस में आ रहे हैं, आप कहोगे 2 वाले पार्ट में। 2 वाले पार्ट ऐसा पार्ट है जिसमें बुद्धिमान और शिक्षित दोनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्त इसी के साथ अगले प्रश्न में आप आ जाएंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है वह शब्द चुनिए। क्या बोला है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसे बना सकते हैं। अब एक आपको शब्द दे रखा है जिसका नाम क्या है, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है ये बताना है। तो पहला देखते हैं, क्या ACTOR बन सकता है। तो आप कहोगे ACTO, लेकिन आर तो भाई सिंप्लीफिकेशन में कहीं आ ही नहीं रहा है, तो इसमें आर एक्स्ट्रा आ गया, ये नहीं बनेगा। अगर आर उसमें आया है नहीं बन रहा तो आर इसमें भी आया, ये भी नहीं बनेगा। क्या चैंप बन पाएगा, सी, उसके बाद में क्या है दोस्त एच, CH, अरे भाई इसमें एच नहीं है, उसमें सिंप्लीफिकेशन में कहीं एच नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या मेनिया बन पाएगा, बोलो क्या दोस्त मेनिया बनेगा, MA, उसके बाद में क्या है एन, फिर क्या है NI और A। भाई दोस्त आपका मेनिया बन जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इसको देख करके केवल बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न में बोला गया है वह विकल्प आकृति चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है और आकृति घुमाना नहीं है, आकृति को घुमाना भी नहीं है और आकृति सन्निहित है, वो कौन सा ऑप्शन है। क्या मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर 1 कहीं इसमें त्रिभुज बन पा रहा है, बताओ कहीं इसमें त्रिभुज बन पा रहा है। आपको कोई त्रिभुज बन तो सकता था अगर ये गायब ना होता, लेकिन हमें तो कौन सा चाहिए, समबाहु त्रिभुज चाहिए, नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं बन रहा है। क्या दूसरा वाला बन पाएगा कहीं पे, क्या बनेगा, इधर देखते हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर, हाँ ये बन जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर अगर बी को देखें दोस्त, अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो साथी ये आपका बन जाएगा, ठीक है, ये वाला बन जाएगा एकदम, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब बी तो बन गया लेकिन ये वर्ग नहीं बनेगा। और ये आकृति को अगर देख पा रहे हैं आप लोग, इस आकृति को अगर देखने का प्रयास कर रहे हैं तो ये आकृति है तो, परंतु ये बीच में जुड़ी नहीं है। कहाँ पे, यहाँ पे जुड़ी नहीं है, इस कारण से ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में बोला है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। भाई इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे। बात को बस समझते जाना है दोस्त। जब भी आप लोगों को एक वर्ग दिखाई देता है और उसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहे हों, समद्विभाजित कर रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में आपको हमेशा यहाँ पे कुछ नंबर देने होते हैं। कितने नंबर भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। जब आप इस प्रकार से नंबर देंगे
तो दोस्तों सबसे बड़े वाले नंबर का 2 गुना करना है, सबसे बड़े वाले नंबर का 2 गुना करना है, 4 दूनी 8। तो अगर ऐसी आकृति आपको कहीं भी मिल जाए फिगर में, तो उस आकृति में 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, बस इस बात को याद रखना है। तो क्या मिल रही है? मैं कहूँगा अगर आप 45 डिग्री ऐसी मुंडी घुमा लेते हैं, जब आप एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुंडी घुमाएंगे, अपनी खोपड़िया को घुमाएंगे, तो एक आकृति आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। कहाँ पे दोस्त? एक आकृति आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, और ठीक है ऐसी ही आकृति आप दूसरी ओर यहाँ से भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसके विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो क्या मैं सीधा लिख दूँ ऐसी आकृति है? 1 2 3 4 नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, हमने अभी देख लिया है। यहाँ पे 8 मिल जाएंगे साथियों, 8 यहाँ भी मिल जाएंगे। लेकिन एक बात और याद रखनी है आपको, जब भी ऐसी आकृतियाँ, कौन सी आकृतियाँ दोस्त? जब भी ऐसी आकृतियाँ 2 जुड़ जाती हैं तो उनके बीच में एक रेखा बनती है, और वो ये वाली रेखा। कौन सी? ये वाली रेखा। और इस रेखा को जोड़ने से हमें 2 त्रिभुज और मिलते हैं। एक तो ये मिलता है, और दूसरा दोस्त ये वाला मिलता है। ठीक है, ये मिलता है। तो साथियों आप कहोगे 8 दूनी 16, 2 18। अब हम 18 यहाँ पे प्लस करके लिख देते हैं। इसके बाद एक और याद रखो, ऐसी ट्रिक जब भी मिल जाए, ऐसी आकृति, तो इसमें 1 2 करके दोनों को जोड़ करके 3 बता देना है। ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? 3 होते हैं। तो क्या मिलेगी? आप कहोगे हाँ बिल्कुल मिलेगी। देखो छोटू सी एक ये मिलेगी, तो इस कॉर्नर से मैं कहूँगा 3 मिल गए सर। अब इसके बाद यहीं पे अभी एक और आकृति मिलेगी। अगर आप लंबे थोड़े देख इसके नीचे तक चले जाओगे, यहाँ से देखोगे दोस्त सेम आकृति 3 वाली और मिलेगी। 1 और 2 दोनों को मिला करके 3। तो साथियों क्या हम कह सकते हैं इसमें 6 प्लस कर दें? 3 3 6 प्लस कर दिए। क्या इसके अलावा भी आपको कहीं और आकृति मिलेगी? अब मैं कहूँगा हाँ, अभी देखना है, इसमें आकृतियाँ मिलनी बंद नहीं हुई हैं। 24 तक तो हम पहुँच गए हैं। इसके अलावा आपको एक यहाँ से मिलेगी पीले कलर से। अगर आप देख पाएँ, अगर आप पीले कलर से देख पाएँ तो दोनों को जोड़ करके एक ये मिल जाएगी, और जस्ट अपोजिट दिशा में, साथी मेरे जस्ट अपोजिट दिशा में एक और मिल जाएगी, एक ये मिल जाएगी। तो दोस्त 2 और आपको यहाँ से प्लस कर देना है। 18 6 24 2 26। तो अब आप यहाँ से कह पाओगे ऐसी आकृति सर जब भी हमें मिलेगी तो हम क्या बताएंगे? हम केवल और केवल 26 त्रिभुज बताएंगे। कितने? 26। नंबर ऑफ ट्राइंगल यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है मेरे प्यारे दोस्त इसमें 26 है, और मैंने एक एक करके काउंट करवाया है। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि फिर भी डाउट होता है तो आप पीछे 30 सेकंड क्लास को जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो मेरी बात को समझना है, इसमें भी समय व्यर्थ नहीं करना है, बहुत आसानी से देखेंगे। एक आकृति को पकड़ते हैं, रैंडमली किसी एक आकृति को पकड़ते हैं। सबसे पहले देखो ये आकृति यहाँ पे है दोस्त, ऊपर की ओर देख रही है। अगले में जाते हैं तो यही छोटी आकृति पश्चिम की दिशा में देखने लगती है। पहले नॉर्थ देख रही थी मेरे प्यारे साथी, पहले तो ये नॉर्थ देख रही थी, लेकिन अब की बार में कहाँ हो गई? वेस्ट, यानी 90 डिग्री घूम गई है एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री छोटी आकृति एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। लेकिन अब हमें पता चला ये जो आकृति छोटी वाली ये पश्चिम में थी, अब तो भैया ये आकृति कहाँ पे आ गई है? ये आ गई साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम में। तो पहले तो भैया 90 डिग्री घूमी थी, लेकिन अब की बार में वो केवल और केवल 45 डिग्री घूमी है। कितनी? 45 डिग्री। पहले 90 डिग्री घूमी, वेस्ट में पहुंची, और उसके बाद 45 डिग्री घूमी तो साउथ वेस्ट में पहुंच गई। अब अगर मैं इसी छोटी आकृति की और बात करता हूं तो ये छोटी आकृति आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये दोस्त यहाँ से चली और इस कॉर्नर पे आ गई, यानी नॉर्थ वेस्ट से सीधी अगर साउथ वेस्ट पे पहुंच रही है। नॉर्थ वेस्ट से अगर दोस्त माफी चाहेंगे, साउथ वेस्ट से अगर ये साउथ ईस्ट में पहुंच रही है दोस्त, कहाँ पे? साउथ वेस्ट से अगर ये साउथ ईस्ट में पहुंच रही है। कहाँ से? साउथ वेस्ट यहाँ पे, और पहुंच कहाँ गए? साउथ ईस्ट में। तो इस प्रकार से इसने दूरी कितनी तय की? कितने डिग्री तय की? तो आप कहोगे 90 डिग्री तय की है। ठीक है, इसके बाद में अब ये आकृति मेरे प्यारे दोस्त कहाँ पहुंची है? साउथ ईस्ट से ईस्ट में पहुंच गई। कहाँ से? साउथ ईस्ट से ईस्ट में, साउथ ईस्ट से ईस्ट में, अगली वाली साउथ ईस्ट से ईस्ट में। तो दोस्तों यहाँ कहाँ पहुंची? ईस्ट में। तो अब इसने कितनी दूरी तय की है? आप कहोगे अब सर इसने केवल और केवल 45 डिग्री दूरी तय की है। कितनी? 45 डिग्री। अब एक बात याद रखना है, 45 डिग्री हो गई। अब अगली बार में कितनी करेगी? देखो 90 45 90 45, तो अगली बार में भी 90 होगी। कितनी होगी? 90। अगर वो ईस्ट में है और 90 डिग्री घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज तो कहाँ पे चली जाएगी? नॉर्थ में।
तो साथियों एक बात याद रखना है, जहां भी नॉर्थ में आकृति है वो सही उत्तर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, यानी डी नंबर नहीं होगा। अब क्या बचता है, अब बचती है छोटी आकृति, मतलब बड़ी वाली सुई। और बड़ी वाली सुई को अगर आप देखोगे तो ये पहले ईस्ट की दिशा में थी, अब दोस्त क्लॉकवाइज आकर के कौन सी दिशा में हो गई है, ये हो गई है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट का मतलब है 135 डिग्री क्लॉकवाइज, और साउथ वेस्ट के बाद यहाँ से ये दोस्त आगे 135 डिग्री नॉर्थ में पहुँच गई। अगले वाले में देखो ये नॉर्थ में है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ में है, और अब इस नॉर्थ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ पे पहुँच गई, साउथ ईस्ट में। देखो ये है, ये बड़ी आकृति की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसी प्रकार से अब ये आकृति, ये अब साउथ ईस्ट से जाकर के 135 डिग्री यहाँ से घूमी, कहाँ पे पहुँच गई भाई, पश्चिम में पहुँच गई। पश्चिम में पहुँच गई तो हम देखो देख रहे हैं अगले में पश्चिम में है, लेकिन भाई अब यहाँ से पश्चिम से 135 डिग्री घूमेगी तो ये नॉर्थ ईस्ट में जानी चाहिए। कहाँ पे भाई, नॉर्थ ईस्ट में जानी चाहिए। तो हमें तो पता था एक हमारी उत्तर की ओर होगी, दूसरी जो होगी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगी। एक उत्तर दूसरी नॉर्थ ईस्ट, यानी एक नॉर्थ दूसरी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। देख लो, एक नॉर्थ ईस्ट एक ईस्ट, सॉरी एक नॉर्थ और दूसरी नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ई में। तो साथियों ये आप लोगों का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे प्रश्न भी आपको बारीक तरीके से सॉल्व करनी है। अगले प्रश्न में आइए, इसमें बताइए भिन्न आकृति क्या है। तो इसमें क्या समय लगना चाहिए बताओ। 1/2 पार्ट डार्क है, 1/2 पार्ट डार्क है। इसका तो भाई केवल लाइनिंग है, इसमें भी 1/2 पार्ट डार्क है। तो जहाँ पे केवल लाइनिंग आ रही है वो विषम है, बस खत्म बात। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि हमें विकल्प नंबर ए में दिया है, तो ये सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, याद रखेंगे सी सही होगा, ये आकृति भिन्न है। अगले प्रश्न में बोला गया है, एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न रूप में मोड़ा जाता है, काटा जाता है, पुनः खोलने पर आकृति कैसी दिखेगी। भाई ये एक कागज था, कैसा था, वर्गाकार था। ये वर्गाकार कागज था, इसको काट दिया इन्होंने, पहले मोड़ दिया नीचे की ओर। कहाँ, पहले ऊपर से ये लाए हैं ये लोग नीचे की ओर, कहाँ पे, नीचे की ओर लाए। उसके बाद इन्होंने कुछ कट लगाई है इसमें कुछ कट लगाए हैं। तो कैसे खुल के दिखेगी, देखो मैं बताता हूँ कैसी दिखेगी। तो सबसे पहले दोस्त एक तो ये कट पूरा होगा, गौर से समझना है, एक ये कट पूरा होगा, यहाँ से खुल जाएगी तो ये कंप्लीट इस तरफ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, इस तरफ ऐसी हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हो जाएगी। आगे दोस्त अगर ये यहाँ से खुलेगी, अगर यहाँ से खुली तो एक ये बनेगा आकृति। अब दोस्त अगर ये आपकी सेम नीचे बन रही है तो अपोजिट ऊपर दिशा में बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, अपोजिट बनेगी ऊपर की दिशा में, ठीक है। और अगर ये ईस्ट में बन रही है इस प्रकार से, तो ये आप लोगों की यहाँ पे, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ये आप लोगों की यहाँ पे बन जाएगी। कहाँ पे, इस प्रकार से एक आकृति यहाँ पे आएगी। मतलब 4 इस प्रकार के त्रिभुज आने चाहिए। कितने, 4 आने चाहिए दोस्त, 4 इस प्रकार के त्रिभुज आएंगे। जहाँ भी होंगे वो हमारा सही उत्तर होगा। कहाँ पे हैं 4 त्रिभुज, कहाँ पे हैं, ऑप्शन नंबर बी में है। साथियों ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 19 का एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में बोला है, एक वायुयान में 60 व्यक्ति हैं, उनमें से 35 अंग्रेजी बोलते हैं और 20 फ्रेंच बोलते हैं तथा 10 दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो अंग्रेजी फ्रेंच दोनों बोलते हैं। मेरी बात को समझना है साथी, 60 ऐसे व्यक्ति हैं जो इंग्लिश फ्रेंच दोनों बोलते हैं, इंग्लिश फ्रेंच बोलते हैं। 60 व्यक्ति टोटल बैठे हैं, ठीक है। कितने हैं, यहाँ पर 60 व्यक्ति वायुयान में बैठे हैं, उनमें से 35 अंग्रेजी बोलते हैं, 20 फ्रेंच बोलते हैं, 10 कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमने कहा जो कुछ नहीं बोलते हैं इनको घटाओ, इनकी कोई फ़ायदा ही नहीं इसमें बैठने की। तो टोटल व्यक्ति कितने बचे, 50। लेकिन हमें पता चला है सर कि 35 इंग्लिश बोलते हैं और 35 इंग्लिश बोलते हैं और 20 क्या बोलते हैं, 20 बोलते हैं हमारे पास फ्रेंच। तो अगर 35 मेरे दोस्त इंग्लिश बोलते हैं, कितने, 35 इंग्लिश बोलते हैं और 20 फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच, तो टोटल व्यक्ति कितने आ जाएंगे आपके पास। आप कहोगे टोटल व्यक्ति यहाँ पे जो सर आएंगे वो हमारे साथ में आएंगे 20, कितने आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे दोस्त। कितने आ जाएंगे, 55। लेकिन हमें तो पता है केवल 50 व्यक्ति हैं। बताओ भाई, आपको तो पता है केवल 50 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति कौन होंगे, 5 व्यक्ति वो होंगे प्यारे दोस्तों जो दोनों भाषाएं बोलते होंगे। कितनी भाषाएं, दोनों भाषाएं। गौर से समझो कैसे, मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को एक बार। देखो मेरी बात को सुनो, जो इंग्लिश बोलते हैं वो मैंने मान लिए 35 हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं वो 20 हैं, लेकिन 5 जो एक्स्ट्रा बड़े थे मैं उनको यहाँ पे रख देता हूँ, जो इंग्लिश भी बोल पाएँ और फ्रेंच भी बोल पाएँ। तो गौर से देखो, अगर फ्रेंच में केवल जाऊँगा, टोटल 20 बोलते हैं तो 15 यहाँ पे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 15। तो टोटल ये फ्रेंच का जो सर्कल होगा ये 20 बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार के इंग्लिश 35 बोलते हैं, तो अगर मैं 30 यहाँ पे रख दूंगा, तो टोटल जो सर्कल होगा इंग्लिश का वो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा।
तो 5 ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों भाषाएं बोलते होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर है। 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, फ्रेंच और इंग्लिश। अब आइए अगले प्रश्न में। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। जल्दी से बताइए। बोर्ड मास का केवल प्रयोग करना है गणितीय चिन्हों को बदल करके। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो साथियों, यहाँ पे लिखा गया है गुणा का अर्थ माइनस है। क्या बोला है? गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है। तो दोस्तों जहाँ पे जिसका जो अर्थ है उसको वहीं पे रख देते हैं, अर्थ का अनर्थ नहीं करेंगे, जो जो कहा गया है वो कर देंगे। भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस रख देंगे 24 करके। माइनस का जो अर्थ है वो भाग है तो भाग करके यहाँ पे 8 रख देंगे। गुणा का अर्थ मेरे दोस्त माइनस है तो माइनस रख देंगे, और प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणा रख देंगे। अब इसमें लगाएंगे बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। यहाँ पे प्लस का 14 होगा दोस्त, और यहाँ पे 8 तिया 24 3 बार में कटेगा। माइनस का होगा 4 तिया 12 दोस्त। यहाँ पे टोटल आएगा हमारे पास 17, 17 में से 12 चला जाएगा तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 5। कितना बनेगा? 5 बनेगा साथी। 5 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर है। कौन सा है? डी हमारा सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। बोला गया है दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब बताइए। यहाँ पे आप लोगों को एक आकृति मिली है, इसका सही जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि आकृति को नीचे की ओर पलट दो। कहाँ पे? नीचे की ओर। ठीक है, जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे ही तो बनता है। आप सीधे खड़े होते हैं, आप अपने टब में या फिर क्या बोलते हैं उसको, बाल्टी या तसला में देखते हैं तो कैसा होता है? नीचे की ओर बनता है, हमेशा नीचे की ओर बनता है। ठीक है, जल प्रतिबिंब तो नीचे बनेगा। तो दोस्तों ये जो 7 होगा ये कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए। कैसा? इस प्रकार का। तो ये 7 तो उल्टा दिख रहा है, और ये 7 भी उसी प्रकार का दिख रहा है, तो ये 2 तो हमने उड़ा दिए। अब पहला लेटर यू है, अगर यू हमारा सीधा दिखेगा तो नीचे जल में कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा दिखेगा तो सीधा यू होना नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। आप इसको बना लेना, आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला और लास्ट चेक करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से? पहले और लास्ट से। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न भी एक प्यारा सा प्रश्न है। इसमें आप लोगों को बोला गया है संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि उनके अनुसार व्यवस्थित किए गए अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके। यानी कि 1 2 3 4 5 करके संख्याएं दी गई हैं, उनमें से कुछ लेटर हैं। पहले पर आई है, दूसरे पर ई है, तीसरे पर क्या है? एन है, चौथे पर एस है, और 5वें पर ओ है। अगर दोस्त हम विकल्प नंबर 1 से देखते हैं, इसको इस प्रकार से करो। या तो आप सोच सको तो सोच लो, जल्दी से कुछ सोचना है, मतलब ऐसी थिंकिंग करना है, क्या बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल। आप हिट करिए ऐसा कौन सा लेटर बन सकता है इससे, इन सभी से मिलाकर 5 शब्दों से कौन सा बन सकता है। आप कहोगे आई, आई है, ई है। कौन है दोस्त? आई है, उसके बाद में ई है, इसके बाद में क्या है? एन है, एन के बाद में क्या है? एस है, एस के बाद में ओ है। इनसे मिलाकर के कौन सा लेटर बना पाओगे आप मुझे बताओ। क्या बनेगा? नियोस करके बन पाएगा क्या? क्या कोई लेटर होता है नियोस? NEANEIOS, ऐसा कोई लेटर होता है? बताओ, ऐसा कोई लेटर होता है? मतलब एन कौन पर है? तीसरे नंबर से शुरुआत होगी, तीसरे के बाद ई कहाँ पर है? 2 पर। 3 के बाद 2 आना चाहिए। देखो 3 के बाद कहीं 2 नहीं आ रहा है, तो ये तो लेटर बनेगा नहीं। क्या बन पाएगा? क्या बन जाएगा इसका? एन हो जाएगा। उसके बाद 3 के बाद में क्या है? 5 आया है, मतलब ओ। 1 आया है, अगर 1 को रखते हैं तो आई बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? उसके बाद में 3 1 4 रख दें, 4 पर एस है, एस, उधर ई आपका लास्ट में। क्या इस प्रकार से एक नॉइस लेटर बनेगा? क्या ये नॉइस बनेगा? जल्दी से बताओ, क्या नॉइस बनेगा दोस्त? आप कहोगे बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन नॉइस मीन्स होता क्या है? नॉइस मीन्स होता क्या है? अब लास्ट एक और बच रहा है, इसको एक बार और देख लेते हैं। ये नॉइस तो हमने बना लिया। क्या हम लास्ट के जो डी नंबर में दिया है, सी से तो हमने बना लिया दोस्त। अगर डी में दिया है, क्या इससे बन पाएगा? NO, उसके बाद में ई, NOE, और इसके बाद में क्या है? IIS। ये तो कोई लेटर नहीं होता है, मुझे लगता है ये तो कोई लेटर नहीं होता। क्या यही होता है या फिर ये होता है? आप कहोगे नॉइस जो है, नॉइस का मतलब है शोर मचाना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्रश्न एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्रम एकदम सही है दोस्त। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न भी यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको आपका कहना था कि हर प्रकार के प्रश्न लाइए, तो मैंने कोशिश की है इस बार हर प्रकार के प्रश्न लाने की। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। जो भी लेटर हैं उनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करके उनका क्रम बना लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए अगले प्रश्न में। आर्ग्यूमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन है, एक प्यारा सा प्रश्न आप सभी के सामने होगा साथी। 24 और 25 नंबर 2 प्रश्न होंगे जिनमें से आर्ग्यूमेंट बेस्ड होंगे। और इनमें से क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में दोस्त कुछ सिलेक्शन के लिए प्रोसेस दिया जाता है और उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बोला है निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर दिए गए सवाल का जवाब दें। एक प्रतिष्ठित कंपनी में चयन होने के लिए
एक प्रतिष्ठित कंपनी में चयन होने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। उम्मीदवार के पास निम्नलिखित आवश्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पहली नंबर शर्त कह रहा है हाई स्कूल इंटर में 75% प्लस अंक प्राप्त होने चाहिए। दूसरी शर्त कह रहा है कि 70% उसके सिविल इंजीनियर या यांत्रिकी में होने चाहिए। तीसरी शर्त कह रहा है दोस्त 8 दिसंबर 2016 को 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 दिसंबर 2016 को 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथी शर्त में बोला है चयन परीक्षा में कम से कम 60% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। पाँचवीं शर्त में बोला है प्रतिष्ठित संस्थान कैड कह रहा है एक प्रतिष्ठित संस्थान से CAD पाठ्यक्रम पूरा किया जाना चाहिए। कोई उम्मीदवार उपर्युक्त सभी मानदंडों को संतुष्ट करता है सिवाय, यानी कि इनके अलावा यदि उसके पास C नंबर की प्रक्रिया नहीं है, C नंबर में बोला है यदि वो एज में नहीं है तो उसके पास एक प्रतिष्ठित कंपनी में 1 वर्ष से अधिक का अनुभव होना चाहिए और उसके मामले को कंपनी के प्रबंधक निदेशक के पास भेजा जाएगा। अगर वो C नंबर की कंडीशन पूरा नहीं कर पाता है तो उसको क्या करना है, 1 साल का अनुभव हो तो मामला कहाँ पर चला जाएगा, प्रबंधक निदेशक के पास। अगर वो कैड वाली यानी E नंबर की कंडीशन पूरी नहीं करता है, दूसरी कंडीशन कौन सी है, E नंबर की, अगर वो दूसरी कंडीशन E नंबर की पूरी नहीं करता है तो कम से कम 30,000 रुपये की राशि का भुगतान करने को तैयार हो और स्नातक स्तर पर कम से कम 75% अंक प्राप्त किया है तो उसके मामले को कंपनी के अध्यक्ष के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। तो 5 कंडीशन आपको दी गई हैं। पहली कंडीशन 10th 12th में 75%, दूसरी सिविल इंजीनियर या यांत्रिकी में 70% और 8 दिसंबर 2016 को 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए सवाल में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आप अध्ययन से उपलब्ध कराई गई जानकारी का अध्ययन करें। ऊपर दी गई जानकारी के शर्तों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक का चयन करें। आप प्रश्न में उपलब्ध कराई जानकारी के अलावा कुछ और पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। आपको कोई अपने मन से नहीं जोड़ना है। यह मामला 8/9/2016 को सौंपा जा रहा है। कब सौंपा जा रहा है? 8 सितंबर 2016 जो कि डेट दी गई है उसमें 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, उसके मामले में यह निर्णय लेने हैं। चलिए अब ये जानकारी हमने पढ़ी, इससे संबंधित एक प्रश्न है। प्रश्न में बोला है, क्या बोला है, नताशा नाम की लड़की है, 80% अंक प्राप्त करती है। तो पहली कंडीशन क्या थी भैया, 10th और 12th में कितने होने चाहिए? उसने बोला था 75% होने चाहिए। कितने? 75%। सिविल इंजीनियरिंग में दूसरी कंडीशन थी सिविल इंजीनियरिंग में उसका कितना होना चाहिए? CE में, सिविल इंजीनियरिंग जिसे हम बोलते हैं, इसमें दोस्त इसके 70% अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? देखो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। हाई स्कूल इंटर में 75 होने चाहिए। देखो हाई स्कूल इंटर में 75 और सिविल इंजीनियरिंग में 70। तो क्या ये नताशा 2 कंडीशन पूरी कर रही है? आप कहोगे हाई स्कूल में, मतलब पहली कंडीशन कह रहा है कि हाई स्कूल इंटर में 80% है तो पहली कंप्लीट है। दूसरी सिविल इंजीनियरिंग वाली बोला है तो ये दूसरी भी कंप्लीट है, सिविल इंजीनियरिंग से पूरा किया है। बोला है उसका जन्म 8/2/1992 को हुआ था। क्या तीसरी कंडीशन पूरी कर रही है? 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप कहोगे 8/2/1992 का मतलब है 2000 में ये 8 साल की हो जाएगी और 16 में अगर और जोड़ दें, अगर इसमें 16 और जोड़ देंगे तो कितने की होगी भैया? 24 की होगी, मतलब 26 से कम की होगी। तो तीसरी कंडीशन भी ये नताशा पूरी कर रही है। आगे बोला है उसने चयन परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हैं। भाई कितने प्राप्त किए हैं? 60%। 60% अगर अंक प्राप्त किए हैं तो चयन परीक्षा में क्या पूछा था? चयन परीक्षा में दोस्त 60% अंक होने चाहिए। मतलब नताशा के पास 1, 2, 3 और 4 ये कंडीशन कंप्लीट है। पहली हाई स्कूल इंटर में है, दूसरी सिविल इंजीनियर में है, तीसरी उसकी उम्र भी है, चौथी उसने चयन परीक्षा में 60% अंक भी प्राप्त किए हैं। अब उसके पास जो 5वीं कंडीशन है दोस्त, 5वीं कंडीशन में कह रहा है एक प्रतिष्ठित संस्थान से में कैड पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। क्या 5वीं कंडीशन दी गई है? लेकिन 5वीं कंडीशन के बारे में जो सिवाय की जानकारी दी थी, 5वीं कंडीशन यानी E नंबर अगर पूरी नहीं करता है तो उसके पास कम से कम 30,000 रुपये की राशि भुगतान करने को तैयार हो। कह रहा है वह 35,000 की भुगतान राशि तैयार करना चाहती है। यानी नताशा के पास 4 कंडीशन तो ऑलरेडी कंप्लीट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और 5वीं कंडीशन में वो कह रही है कि हम 35,000 दे देंगे। कंपनी ने कितने मांगे हैं? केवल 30,000 मांगे हैं, तो हम मामला कंपनी के अध्यक्ष के पास भेज देंगे। तो वो कह रही है हम 35,000 दे देंगे, आप मामला कंपनी के अध्यक्ष के पास दे दो। तो वो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मैं कहूँगा प्यारे दोस्त, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मामला कंपनी के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। किसके पास? कंपनी के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आइए, उनके मामले में यह निर्णय लिया जाएगा। बताइए इस प्रश्न में बोला है आदेश ने चयन परीक्षा में 65%। चयन परीक्षा में कौन सी कंडीशन थी? आप कहोगे सर चयन परीक्षा की जो कंडीशन थी वो तीसरी कंडीशन थी। कौन सी?
चौथी कंडीशन, चयन परीक्षा में इसके कितने हैं 60%, और जो लड़का है आदेश, उसके कितने हैं 65%। ठीक है, 65% उसने अंक चयन परीक्षा में प्राप्त की है, मतलब चौथी कंडीशन कंप्लीट है। दोस्त मैकेनिकल इंजीनियर, क्या एमई की कहीं बात की थी? उसने तो केवल और केवल सीई की बात की थी। किसकी? सीई की बात की थी दोस्त, सीई सिविल इंजीनियर की केवल बात की थी, उसने मैकेनिकल इंजीनियर की कहीं बात नहीं की थी। तो मैकेनिकल इंजीनियर के संबंध में कहीं कोई छूट दे रखी है क्या? दूसरी कंडीशन शायद, मैकेनिकल इंजीनियर वाली कंडीशन कौन सी थी? दूसरी वाली, या तो यांत्रिक हो दोस्त, या मैकेनिकल ना होकर के इंजीनियर हो। कौन? या तो सिविल इंजीनियर हो या तो यांत्रिक हो। उसने क्या बोला है? यांत्रिक के स्थान पर, सिविल इंजीनियर के स्थान पर कौन सा है? मैकेनिकल है। मतलब प्रश्न कह रहा है कि या तो वो यांत्रिक हो या सिविल इंजीनियर हो, लेकिन जो आदेश है उसके पास कौन सी है? उसके पास मैकेनिकल है। मतलब क्या दूसरी कंडीशन में कहीं छूट दी है इनमें? सिवाय मतलब तीसरी और पांचवी में है भाई, दूसरी छूट है ही नहीं, दूसरे में छूट है ही नहीं। अब भैया वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, हमें तो यांत्रिकी और इंजीनियर चाहिए था। तो दोस्त उसका चयन नहीं होगा, उम्मीदवार का चयन नहीं होना है, दी गई जानकारी अपर्याप्त है। ठीक है, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए था? यांत्रिकी या चाहिए था सिविल इंजीनियर। उसने एनआईटी में सीडीए का पार्ट, सीएडी का पाठ्यक्रम पूरा किया, कोई मतलब नहीं बनता है दोस्त। उसकी उम्र पूरी है, कोई मतलब नहीं बनता है। 500 में से 370 अंक प्राप्त किए, भाई क्या ये 75 बनेगा 500 का? बताओ। वो कह रहा है 500 में 370 प्राप्त किए, तो ये 75 भी नहीं मुझे लगता बन रहा है। मुझे लग रहा है ये 500 का 75 भी नहीं बन रहा है। 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 2 5 के 20, 74 ही बन रहा है। बताओ, 500 में अगर वो 370 प्राप्त कर रहा है तो ये 74 ही बन रहा है। कितना बन रहा है? 500 में 370 कट रहा है, 2 जीरो कटेगा, 5 सत्ते 35, बचेगा 2 5 के 20, मतलब 74। तो इसका कंडीशन में भाई याद रखेंगे, इसका सिलेक्शन नहीं होगा आदेश का, इस बात को याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न, ये तो आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। अब इन प्रश्नों को देखते हैं। बोला गया है सभी लड़के शेर हैं। अब दोस्तों जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे शेर हैं, याद रखेंगे। आगे बोला गया है कोई बस लड़का नहीं है, मतलब जो लड़का है उसका कोई भी पार्ट बस में नहीं आना चाहिए। कोई बस जो है वो लड़का नहीं है दोस्त। प्रश्न में बोला है कोई भी बस शेर नहीं है। भाई हमें तो मना किया था लड़के के लिए, शेर के लिए किया नहीं था। तो शेर के लिए तो पॉजिटिव कथन था, तो ये नेगेटिव निष्कर्ष गलत होगा। कुछ शेर लड़के हैं क्या? कुछ शेर लड़के, बाहर से अंदर की ओर जाओगे दोस्त, सही होगा। सही होगा तो आप यहाँ से कहोगे केवल सेकंड अनुसरण करता है, ओनली सेकंड कंक्लूजन आर राइट, याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न आर्ग्यूमेंट बेस्ड, याद रखेंगे, कथन और तर्क से है। इसको देखिए। इस प्रश्न में आप लोगों से बोला गया है कथन में क्या भारत सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। जो भी भारत में अनाथालय बने हैं उनमें बोला गया है कि भारत सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। तो कह रहा है तर्क नंबर 1, हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति से सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करता है। खराब आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, क्या बोला है? अनाथालयों में खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करता है। भाई अनाथालयों को चलाना है तो फंड की तो जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी भाई। तो ये तो सही हो गया। अब कह रहा नहीं फर्जी गैर संगठनों, कह रहा नहीं गैर सरकारी, कह रहा है दोस्त नहीं फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकार के धन की दुरुपयोग करते हैं। तो दोस्त ऐसी कोई जानकारी गैर सरकारी की दी नहीं गई है कथन में। गैर सरकारी या फर्जी संगठन की जानकारी कथन में नहीं दी गई है। वो केवल और केवल आपसे आर्गूमेंट करना चाह रहा है, क्या ये सही है पहला या दूसरा सही है। तो अतिरिक्त जानकारी आपकी हमेशा गलत होती है, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या बोलोगे? केवल एक तर्क मजबूत है, ओनली फर्स्ट आपका आर्ग्यूमेंट बेस्ड है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न मानसिक अभिरुचि से है दोस्त। कहाँ से है? मानसिक अभिरुचि से। इस प्रश्न को भी देखिए, ये भी एक प्यारा सा प्रश्न है। बोला है आप एक पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विगत 5 वर्षों से प्रयागराज में कार्यरत हैं। यहाँ आपका स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ अच्छा तालमेल बन गया है, परंतु स्थानांतरण के कारण आपको गोरखपुर जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको विभिन्न प्रकार से समस्या एवं लोगों से निपटना है, विभिन्न प्रकार की समस्या और लोगों से निपटना है। बोला है आपको लगता है कि यह कठिन है, तनावपूर्ण है, बदलाव की स्थिति है, ऐसे में आपको क्या करना है? बताओ आपको क्या करना है? बस एक बात का याद रखना है, कभी निगेटिव न सोचना। ऐसे कथन में निगेटिव न सोचना। अगर उसने प्रयागराज से आपको गोरखपुर कर दिया, आपका कोई खास रहता हो, भले आपका बच्चा पढ़ता हो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा दोस्त। तो कह रहा है किसी अन्य जिले में स्थानांतरण की मांग करनी चाहिए, अपने काम में रुचियाँ जारी रख सकें। तो हमने कहा जाना पड़ेगा, तो अन्य जिले की मांग कर ही नहीं सकते। स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए, प्रयागराज के जिले में अपने कार्यों की उपलब्धियों का हवाला देना चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं करोगे आप लोग, क्या नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। हमने कहा जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो ये भी गलत है। अब कह रहा है स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास का एक भाग के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
स्वयं को उस शहर की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। तो ये एकदम सही है। एक पुलिस वाला बंदा हमेशा पुलिस वाला बंदा अपने आप को हर परिस्थिति में तैयार रखता है। तो चाहे उसका ट्रांसफ़र हो अथवा ना हो, उसका ट्रांसफ़र हो जाए, भले वो अपने गांव से, अपने घर से अगले ज़िले में रहता हो लगा हुआ, वो खुद के ज़िले में तो ड्यूटी लगती नहीं है, लेकिन अगले ज़िले में रह रहा है, वो अपने घर से रोज़ आना जाना कर रहा है। अगर उसका ट्रांसफ़र 100 किलोमीटर दूर हो जाता है या 500 किलोमीटर दूर हो जाता है आपके प्रदेश में, तो आपको जाना पड़ेगा भाई। इसमें कौन सी बात है, जाना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपका ये क्या है, ये आपके करियर के विकास का एक भाग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी सही है। कह रहा है स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए। भाई अनिच्छा शब्द आया है, नेगेटिव वर्ड, गलत हो जाएगा। तो आप बोलोगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों जल्दी से बताओ, दिख रहा है आप लोगों को, ये ऑप्शन नंबर सी लिखा है, ऑप्शन नंबर सी केवल और केवल सही है, याद रखेंगे। थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए यार, ठीक है। अब अगले प्रश्न में आओ, इससे अच्छा दिखने लगेगा। बोला है आप एक जांच अधिकारी हैं, एक राजनेता आपको हत्या के मामले में मुख्य आरोपी के साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को प्रभावित करने हेतु भारी रिश्वत और पदोन्नति की पेशकश करता है। आप एक जांच अधिकारी हैं, एक नेताजी ने कोई हत्या कर दी है, हो सकता है उसके कोई सगे संबंधी ने कर दी हो। आपसे कह रहा है कि हम आपको एक हाई पेइंग जॉब दिलवा देंगे, आपका पदोन्नति करवा देंगे, रिश्वत आप मुझसे ले लो, लेकिन मेरे केस में क्या कर दो, मुझे दोष मुक्ति सुनिश्चित करवा दो न्यायाधीशों के सामने। तो आप क्या करोगे? कह रहा है साक्ष्यों के बिना किसी प्रभाव के न्यायालय के तथ्यों के पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सही से बचना चाहिए, मतलब नेगेटिव वर्ड। सहमत होने का दिखावा करना चाहिए परंतु कमजोर ढंग से गढ़े फर्जी साक्ष्य, भाई फर्जी साक्ष्य मतलब नेगेटिव वर्ड, गलत। औपचारिकता दिखानी चाहिए परंतु गुप्त रूप से आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करने चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो सही होगा वो कह रहा है साक्ष्य को बिना किसी प्रभाव में आकर के न्यायालय में पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम प्रबल है। हालांकि ये सही है लेकिन ये गलत माना जाएगा क्योंकि गुप्त रूप से, आप पुलिस अधिकारी हैं, चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, तो गुप्त रूप से गलत है। अगले प्रश्न में बोला गया है आप एक विशेष सेल अधिकारी हैं। क्या बोला है दोस्त? आप एक विशेष सेल पुलिस अधिकारी हैं जो साइबर अपराध एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। किसी कारण आपको उस सेल में स्थानांतरित करके एक गश्त ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। आप क्या कर रहे थे? साइबर का काम कर रहे थे, लेकिन आपको क्या कर दिया? गश्त ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। आपको सड़कों पर गश्त करनी पड़ती है एवं आपातकालीन कालों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है, आपको अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं, मतलब आप एक साइबर सेल अपराधी थे, आपको कहाँ लगा दिया? डंडा लेकर के आपको किसी गश्त क्षेत्र में लगा दिया, तो ये अनुरूप नहीं है। तो आप इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो कह रहा है सड़क पर गश्त जाने से मना कर देंगे। भाई हमेशा याद रखना है दोस्त, पुलिस वाला किसी भी कंडीशन का हो, कोई भी अधिकारी हो, उसको अगर ऊपर से ऑर्डर आता है तो मना तो कर ही नहीं सकता। आप एक ईमानदार पुलिस अफसर बनने की फिराक में रहेंगे तो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे। बोला है सड़क पर गश्त का कार्य उत्साहपूर्वक करना चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव को सीखना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। बोलो उत्साहपूर्वक कार्य करोगे, पॉजिटिव कथन आया है। अब बोला गश्ती के कार्य को अनिच्छा, भाई अनिच्छा आ गया मतलब गलत है। गश्ती के कार्य पर सड़क पर गश्त का कार्य करना चाहिए परंतु लगातार छुट्टी लेने का प्रयास मतलब फिर से नेगेटिव वर्ड। तो आप क्या बोलोगे? इसका जो सही उत्तर होगा वो प्यारे दोस्तों बी नंबर होगा। कौन सा? बी नंबर। अब दोस्त आज का गृह कार्य प्रश्न आप सभी के सामने है जो कि डायरेक्शन और डिस्टेंस से है। एक प्यारा सा प्रश्न है, इसका आप लोग जल्दी से होमवर्क में आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में कुछ मॉडरेट क्वेश्चन थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी शामिल किए थे, कुछ आसान क्वेश्चन थे। तो यदि पसंद आई है क्लास, इस तरह की क्लासेस और चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या है? अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए यार। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि यार हमारी क्लास को भी लाइक कर दिया। लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना इस प्रयास के लिए। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। सेशन पर पहली बार आए हैं यानी चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो साथियों उनका आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो उम्मीद है मिलेंगे एक नई क्लास में बहुत जल्द आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, बिल्कुल बीमार नहीं पड़ना, बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्त, घबराना बिल्कुल नहीं, आसानी से पेपर देंगे आप लोग और उम्मीद है आपका सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहिए, कोई भी स्कोर आए उनसे बिल्कुल नहीं घबराना। आपका यदि 190 आ रहा है बिल्कुल नहीं घबराना है, 220 आ रहा है नहीं घबराना है, अगर 250 आ रहा है तो भी नहीं घबराना है, ठीक है। आपको केवल और केवल इस पर ध्यान देना है मॉक टेस्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस हो सके और 1-2 टेस्ट ऑफलाइन लगाने की कोशिश कीजिए OMR बेस्ड, ठीक है। याद रखेंगे मैं OMR आपको एक डाल दूंगा, आप वहाँ से प्रिंट निकलवा लेंगे, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से निकलवा के आप लोग उसको मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।